जोरदार तालियों के साथ मैं चाहूंगी एक बार स्वागत कीजिए आप सभी हमारे खास मेहमान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली साहब का। बड़ौली साहब, सुबह से हम यहाँ बैठे हैं, लगातार मंथन चल रहा है, गुरुग्राम के विकास की बात हो रही है। अब आप हमारे साथ यहाँ पर इस मंथन में आ गए हैं, हमारे कॉन्क्लेव में आ गए हैं, तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। आप आए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद हरियाणा न्यूज़ को और प्रतिमा दत्ता जी, आपका भी धन्यवाद कि गुड़गांव के लिए और हरियाणा की राजनीति के लिए जो सुबह से आप चर्चा कर रहे हैं, इसके लिए आपको बधाई। बहुत बहुत शुरुआत करते हैं इस सेशन की। और सबसे पहले बड़ौली साहब, क्योंकि आप हमारे साथ हैं और प्रदेश की राजनीति में बहुत अलग अलग तरह की हलचल चल रही है, और फिलहाल जो सबसे बड़ी हलचल आपने कांग्रेस के खेमे में कर दी है, इस बात को लेके कि भाई अपने विधायकों को कैसे संभालें। आप सब हैं, आप भी सुन रहे हैं क्या? कांग्रेस पार्टी परेशान है राज्यसभा उम्मीदवार करमबीर बौद्ध को राज्यसभा पहुंचाने के लिए, है कि नहीं? है कि नहीं? कांग्रेस साफ है, साफ है। कांग्रेस को ये दिखाई नहीं दे रही है। तो आपके लिए तो अच्छा है ना, आपको यहाँ पे भी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन निर्दलीय की एंट्री करा के ना आपने बहुत परेशानी कर दी है कांग्रेस पार्टी के लिए। क्या हो गया ये अचानक से, कहाँ से तीसरा कैंडिडेट आ गया मैदान में? तीसरा कैंडिडेट तो जो हमारी लोकतंत्र की परंपरा है कि चुनाव लड़ने का अधिकार सबको होता है, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, हरियाणा में कई बार हुआ है। और कांग्रेस बड़ी पार्टी है। मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में कहा था कांग्रेस तो दो भी खड़े कर सकती है। चलो, उन्होंने एक निर्दलीय खड़ा कर दिया, एक वो वैसे खड़ा हो गया। आप कह रहे हैं कांग्रेस ने किया है ये? कांग्रेस की वोटों से ही वो बनेगा, कांग्रेस की वोटों के बगैर कैसे बनेगा? कौन बनेगा? जो भी निर्दलीय खड़ा हुआ है वो बनेगा। सतीश नांदल कांग्रेस की वोटों से बन जाएगा? कांग्रेस की वोटों से बनेगा। बाकी हमारे पास तो 17 वोट हैं, 3 निर्दलीय हैं, 2 इनेलो की हैं, बाकी तो कांग्रेस ने ही देनी है। कांग्रेस ही आपकी सारी 17 जा रही है निर्दलीय कैंडिडेट? हमारी पूरी की पूरी जाएंगी। अच्छा, तो कांग्रेस वालों से बातचीत हो गई? वो तो निर्दलीय उम्मीदवार बताएगा, हमें थोड़े बातचीत करनी है। आप भी तो लगातार पुशअप दे रहे हैं, पीछे से कहते हैं ना, एक पुश देने वाली बात है, वो सारा बीजेपी देने का काम कर रही है। हम तो कह रहे हैं उनके पास 6 वोटें ज्यादा हैं कांग्रेस के पास, कम से कम वो 6 तो दे ही दे उसको, तो फालतू तो उनको दे ही दे, 31 की जरूरत है उनको। तो मतलब आप कभी कांग्रेस पार्टी को चैन से नहीं बैठने देंगे? कभी तो पहुंचने दो ना उनको भी राज्यसभा में। क्या हो गया, बार बार बेचारों का कैंडिडेट उन्हीं की पार्टी के लोग धोखा दे देते हैं, और इस बार भी अब ये चिंता सता रही है। अब ये तो हरियाणा का स्वभाव है, और वो कहते हैं ना, एक हरियाणवी कहावत है, अब इस चैनल पे वो बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए, है ना। हरियाणा का व्यक्ति अपनी ससुराल चला गया, तो हमारे यहाँ रिवाज है कि जब लड़के को देख के लड़की छुप जाती है, तो उसका ससुर वहाँ बैठा था और उसकी जो पत्नी थी वो भी घर पे ही थी। जब वो गया तो उससे छुप गई, उसने मुंह को ढक लिया, तो उसको जो ससुर था उसने भी अपना कपड़ा ढक लिया। तो दूसरे गांव के आदमी ने आके पूछा, भाई ये क्या कर रहा है? बोला, जिसको मेरी लड़की देख के खुश नहीं है तो मैं क्यों, कहाँ से खुश हूँ? तो हरियाणा की जनता ही जब कांग्रेस की नहीं चाहती है, तो अब हरियाणा की जनता ने ऐसा कर रखा है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आएंगे, तीसरी बार की सरकार पे भी आएंगे, लेकिन अभी 16 मार्च को राज्यसभा में आप कह रहे हैं, एक तो संजय भाटिया जा रहे हैं हरियाणा से और दूसरे सतीश नांदल साहब जा रहे हैं। हमारा तो प्रयास रहेगा कि वो पहुंचे, लेकिन कांग्रेस मदद करे तो ठीक हो जाएगा। फिर तो आपने मदद के लिए एप्लीकेशन डाल दी? निर्दलीय उम्मीदवार है, कांग्रेस ने सपोर्ट करनी चाहिए, बचे हुए विधायकों को कह देना चाहिए। उनके तो खुद के कैंडिडेट है ना, आपको कह रहे हैं तो कि 31 में उनका बन जाएगा। आपको कह रहे हैं आप लोग दलित विरोधी उनके हैं। पास एक आम परिवार से निकले हुए एक व्यक्ति को, एक साधारण परिवार से निकले हुए व्यक्ति को आप लोग रोक रहे हैं, इसलिए निर्दलीय कैंडिडेट हम नहीं रोक रहे। हम कहाँ रोक रहे? नहीं रोक रहे हैं। नहीं, हमें तो रोकने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारा तो कांग्रेस हमने पहले ही कहा था, हमारे पास तो एक राज्यसभा सांसद की वोट हमारे पास है। हमने पहले भी इंटरव्यू में मैंने कहा था, कोई निर्दलीय आएगा तो ठीक है, नहीं तो एक उनका बन जाएगा, एक हमारा बन गया जाएगा। अब वो आया है तो जो निर्दलीय है वही कह रहा मेरी बातचीत हो रखी है, बातचीत हो रखी है। तो ये तो 16 मार्च को ही सस्पेंस खुलेगा बिल्कुल कि नांदल साहब और भाटिया साहब पहुंचते हैं
कि भाटिया साहब और करमवीर बौद्ध साहब पहुंचते, लेकिन जी। आप ये कह रहे हैं कि नांदल साहब भी पहुंच सकते हैं, पूरे पूरे चांसेस हैं। चांसेस तो कांग्रेस के हाथ में है। वो तो विधायक शिफ्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं अभी कर्नाटक भेजने हैं या हिमाचल भेजने हैं, अब सेफ रखने के लिए आप लोगों से। अपने विधायकों पर तो भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। वहां तो आराम से जाके अकेला वोट डाल के आना है। वो चुने हुए जनप्रतिनिधि है, कम से कम वो सम्मान तो नहीं छीनना चाहिए उनसे कि उनको लेके चले जाएं। ट्रैक रिकॉर्ड खराब है ना, नहीं नहीं तो ट्रैक रिकॉर्ड को देख के ही आगे की बातें होती हैं। नहीं, वो तो भरोसा रखना चाहिए, अपने अपने वोटर पर भरोसा होना चाहिए। जैसे आप लोगों पे आरोप लगाए कांग्रेस पार्टी ने कि आप लोगों ने वोट चोरी किए, तो अब उन्हें डर है कि विधायक भी चोरी ना कर लें, फिर कहेंगे बीजेपी ने विधायक चोरी कर लिए, खरीद लिए। ये तो पहले से पुरानी कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। वो कांग्रेस की दाढ़ी में तो तिनका रहता ही है। अब वो कभी तो कहते हैं कि भाई किसी बहाना लेके वो जिस प्रकार की अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, और कांग्रेस को तो मौका मिलना चाहिए। वो ना लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, ना जनता पर भरोसा करते हैं, ना अपने विधायकों पर भरोसा करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी की तो हालत जैसी है वैसी। लेकिन आप लोगों पे लगातार तीसरी बार भी हरियाणा के लोगों ने विश्वास जताया और एक रिकॉर्ड बना दिया, जो कभी हरियाणा में हुआ नहीं। आपकी पार्टी ने वो कर दिखाया, आप लोगों ने वो कर दिखाया, और जिस जोड़ी ने ये किया, नायब सिंह सैनी और मोहनलाल बड़ौली साहब, ये ट्यूनिंग कैसे बिठाई, और इस ट्यूनिंग ने ऐसा नतीजा एक्सपेक्ट किया था? ये प्रतिमा दत्ता जी, बहन जी, ये देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यशैली है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियों का विश्वास, और 2014 में भी जब देश के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद चुनाव हुआ हरियाणा में, और हरियाणा की जनता ने भरोसा करते हुए, उस समय भी लोग कहते थे कि हरियाणा में तो बीजेपी आ नहीं सकती, गठबंधन में आती है। 14 में हरियाणा की जनता ने चुनने का काम किया था। 47 विधायक हमारे भारतीय जनता पार्टी के बने थे, और अब की बार तीसरी बार जो है एक बढ़ा के दिया, 48 विधायक हैं। तो हरियाणा की जनता का जो विश्वास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, और एक थोड़ा सा समय नायब सिंह सैनी जी को मिला था, 56 दिन का समय कुल मिला था उनको, और उसी में जिस प्रकार से हरियाणा के लोगों का दिल जीतने में वो कामयाब रहे हैं। हरियाणा की जनता को लगा कि वास्तव में अगर उनकी आशाओं पर खरा उतरने वाला कोई मुख्यमंत्री है तो नायब सिंह सैनी है, और उनको तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार हरियाणा की जनता से और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत से बनी है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जब लोकसभा में 5-5 का हमारा समीकरण आया, उस समय हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काफ़ी स्तब्ध था, और क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने दुष्प्रचार किया, संविधान को हाथ में लेके जिस प्रकार से प्रचार किया, और हमें पता है किन किन बूथों के ऊपर किस प्रकार से हमें वोट मिली है। और जब राहुल गांधी जी विदेश में गए और उन्होंने वो पेट का पनाह जीभ होती है, और उनके मुख से जो बातें निकली पत्रकारों के सामने निकली, और हरियाणा की जनता ने देख लिया कि ये तो बिल्कुल झूठ बोलने का काम किया है, और उसका जवाब जो है ना, विधानसभा चुनाव में तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुन के हरियाणा की जनता ने उसका जवाब दिया है। हुड्डा साहब कहते थे लोकसभा में कर दिया हाफ, विधानसभा में कर देंगे साफ। तो ऐसा हो नहीं पाया। हरियाणा की जनता किसी के घमंड को जो है ना स्वीकार नहीं करती है। कांग्रेस में तो बहुत सारा घमंड है। कांग्रेस के नेता 99 सांसद बनने के बाद ऐसे हो गए जैसे 100 में से 99 आए हो। उनका जो सोचने का तरीका है ना, बड़ा अजीब है। उनको ये नहीं पता 99 कितने में आए। अच्छी बात है, खुश हो रहे तो होने दो ना, उनको लग रहा है 99 100 में से आए हैं। नहीं, जब वो देश की बुराई करते हैं, जब विदेश में जाके देश के बारे में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, सरकार की बुराई करें, पार्टी की बुराई करें, वो स्वीकार है। लेकिन कांग्रेस के नेता जब देश के बारे में गलत सोचते हैं, कि देश के बारे में गलत बयानबाजी करते हैं, हमारी सेना के बारे में गलत बयानबाजी करते हैं, कोई गरीब कल्याण की योजना हम लेके आते हैं तो उसका विरोध करते हैं, तो गरीब को लगता है कि ये हमारे पक्ष में है या विरोध में। अभी आपने ताजा उदाहरण देखा, जी राम जी भी, हमने 25 दिन बढ़ाने का काम किया, मजदूरों को 25 दिन ज्यादा मिलेंगे, उनको ज्यादा पैसे मिलेंगे। हरियाणा में 400 रुपये दैनिक मजदूरी जी राम जी योजना में है,
और सीधा सीधा 10,000 रुपये का फायदा उस मजदूर को होगा, उसका भी कांग्रेस विरोध कर रही है। बहुत सारी हमारी गौशालाएं हैं, उनमें जी राम जी के माध्यम से काम होगा, खोर बन सकती है, उसमें फर्श लग सकता है, शेड बन सकता है, गौओं की सेवा हो सकती है। अगर किसी किसान ने अपने खेत में जाने के लिए कोई पुलिया का निर्माण करना है तो उस जी राम जी योजना में बन सकता है। पहले योजना में एक ऐसा था, पैसा बड़ा बजट आता था और उसमें खड्डा खोदना, खड्डा भरना, यही काम होता था। हमने कुछ नई चीजें उसमें जोड़ी, हमने एक ट्रैकिंग सिस्टम बनाया, एक पॉलिसी बनाई, उसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा, जो बजट आएगा वो पूरा खर्च होगा, जनता के लिए खर्च होगा, इस प्रकार की योजना बनाई। उस बात को दूसरे ढंग से के नाम बदल दिया, हमारी योजना थी, नाम बदल दिया। योजना में क्या हमने जोड़ा है और किन को फायदा होने वाला है उनसे चर्चा नहीं की, सीधा योजना का। अभी जो आपने वही चर्चा की थी कि वोट चोरी हो गई है, अभी जो वर्षों से कांग्रेस शासन करती रही, इसका मतलब वो चोरी करके शासन करते रहे। लगातार 60-70 वर्ष तक कांग्रेस का राज रहा है, तब कभी चोरी नहीं हुई। अगर 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो वोट चोरी होगी, ये है सोच, और ये देश की जनता सब जानती है। वोट चोरी नहीं करते ना आप लोग? वोट चोरी हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती। वोट चोरी ना हो सकती है, जबरदस्ती हो सकती है, बूथ पर कब्जा हो सकता है, वो सब चीजें मानते हैं हम। और हमने देखा है बहुत सारे बूथों पर कब्जे होते हैं और कब्जा करने वाले को कांग्रेस के लोग होते हैं। कांग्रेस के नेताओं से पूछ सकते हो आप। अच्छा, एक बात बताओ, सारे जितने भी गलत काम होते हैं ये सब कांग्रेस ही करते हैं क्या? कोई भाजपा ही नहीं होता है जो गलत भारतीय काम करे? जनता पार्टी का कार्यकर्ता संस्कारित कार्यकर्ता है, दूसरों को सम्मान देने वाला कार्यकर्ता है, बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, युवाओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, किसान गरीब का सम्मान करते हैं। कांग्रेस के लोग तो बड़े घमंड में रहते हैं, उनको तो सत्ता चाहिए, कैसे भी मिल जाए, झूठ बोल के, चोरी करके। कांग्रेस का एक विचार रहा है, कांग्रेस उसी लाइन पर चलती है और उसी वजह से कांग्रेस ने देश के साथ चोरी की है, देश के साथ गद्दारी की है और देश की गरीब लोगों का शोषण करने का काम कांग्रेस के शासन में हुआ है। उसी का ये परिणाम है जो आज दुर्दशा कांग्रेस की हुई। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस अपनी हालत की खुद ही जिम्मेदार है, लेकिन बड़ौली साहब, एक जो पार्टी बहुत मेहनत करती है उसके कार्यकर्ता, और खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, सबसे बड़ी जो रीढ़ की हड्डी आप लोगों की है वो आपके कार्यकर्ता ही हैं। बूथ लेवल, पन्ना प्रमुख, इतना बड़ा संगठन आप लोगों ने खड़ा किया हुआ है, उसको मैनेज करना, उसको ट्रेन करना, समय समय पर अपग्रेड करना, तमाम चीज़ों को बताना, अवेयर करना, कितना मुश्किल है, कितना चुनौतीपूर्ण, और कैसे उस संगठन को आप संभालते हैं? ये बहुत बढ़िया बात आपने मेरे से पूछ ली प्रतिमा दत्ता जी, और मैं आज उसी बैठक से आया हूँ जो हमारे पूरे देश के अंदर आज हमारे प्रशिक्षण के कार्यक्रम मंडल स्तर पर शुरू हुए और आज हरियाणा प्रदेश में भी 72 मंडलों पर हमारे प्रशिक्षण के कार्यक्रम शुरू हुए। केंद्रीय कार्यालय में बैठक थी, सबकी समीक्षा बैठक थी, और हम अपने जब पन्ना प्रमुख बनाते हैं तो कांग्रेस के लोग यही कहते थे इनके पन्ने फाड़ देंगे। उनको वोटिंग हुई तो पन्ने दिखाई नहीं दिए, और हम पन्ने प्रमुख से लेके हम अपने बूथ की कमेटी का गठन करते हैं। और अभी जो हमारा प्रशिक्षण अभियान चला है ये मंडलों का है, इसके बाद हमारे शक्ति केंद्र पर होंगे। जैसे हरियाणा प्रदेश में 4709 शक्ति केंद्र है, उस पर हमारा प्रशिक्षण रहेगा, उसके बाद बूथ पर रहेगा। और हम अपने कार्यकर्ताओं को, जो हमारी एक बार भाजपा बार बार भाजपा, ये जो देश की जनता स्वीकार करती है, हमारे काम की वजह से करती है, और उसी मंत्र को हम कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता तक पहुंचाते हैं। और हमारा कार्यकर्ता जनता के बीच में रहता है, हमेशा जनता के बीच में रहता है। कभी भी जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा कि बीजेपी का सांसद मिला नहीं, कोई विधायक मिला नहीं, कोई चेयरमैन बनता है तो वो वहीं लोगों के बीच में रहता है, लोगों की बात सुनता है, लोगों की बात सरकार तक पहुंचाने का काम करता है, और सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंचाने का काम करता है। हमारे कार्यकर्ता की यही ताकत है, हमारे कार्यकर्ता का स्वभाव है जनता की सेवा करना, और हमारी पार्टी का
मूल मंत्र भी है सेवा ही संगठन है। अमूमन ये रहता है कि हर कोई जो भी किसी पार्टी से जुड़ता है उसको लगता है कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ तो कल को पार्टी मुझे ये बड़ा पद दे दे या फिर मुझे ये जिम्मेदारी दे दे या मुझे कोई भी लाभ कम से कम मिल जाए। आपके हम देखते हैं कार्यकर्ता मेजरली बहुत ही डिसिप्लिन्ड रहते हैं, ज़्यादा कुछ उम्मीद करते नहीं, ज़्यादा मांगते नहीं, कहते हमारी पार्टी ऐसी है जो बिना मांगे ही सब कुछ देती है तो मांगने की ज़रूरत नहीं है। ये ट्रेनिंग में आप सिखाते हैं, बताते हैं या क्या है जो इतना डिसिप्लिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मोस्टली देखा जाता है? जो भी राजनीतिक दल है देश में, जितने भी दल हैं उसमें और बीजेपी के कार्यकर्ता का जो वैचारिक ये अंतर है जो आपने चर्चा की है, ये सिद्धांतों का अंतर है, विचारधारा का अंतर है। भारतीय जनता पार्टी एक विचार पर चलने वाली पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में सबसे पहले कार्यकर्ता के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि मैंने जो भी काम करना राष्ट्र के लिए काम करना है, राष्ट्र के लिए काम करना, समाज के लिए काम करना और तीसरे नंबर पर खुद के लिए काम करना। अपने आप को तीसरे नंबर पर रखता है कार्यकर्ता। और कांग्रेस के लोग तो पहले अपना पेट भरने की सोचते हैं, राष्ट्र के बारे में कभी सोचते नहीं है, समाज के बारे में कभी, वो शुरुआत अपने से करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तीसरे नंबर पर अपने आप को लास्ट में रखता है। ये वैचारिक अंतर है और उसी का परिणाम है कि हमारा कार्यकर्ता संस्कारित भी रहता है, संयम के साथ काम करता है और हर परिस्थिति में राष्ट्र के लिए काम करने की जो सोच है, जिस प्रकार से एक सैनिक सीमा पर सुरक्षा करने का काम करता है, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के बीच में सेवा करने का काम करता है। सेवा करने का काम करता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम गुरुग्राम में बैठे हैं और गुरुग्राम में ही पिछले दिनों आपने देखा होगा बहुत लंबी चर्चा चली, क्योंकि कांग्रेस से जब भी मैं उनकी गुटबाजी को लेकर सवाल पूछती थी तो मुझे कहते थे भाई आप बीजेपी से क्यों नहीं पूछते हैं। तो मैंने बोला जब ज़रूरत पड़ती है, जब ऐसा कुछ होता है तो हम वो भी पूछते हैं। तो ये सवाल भी, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह और राव नरबीर सिंह लगातार बयानबाजी एक दोनों के खिलाफ होती रही पिछले दिनों। आपके संज्ञान में मामला भी आया, आपने उसको लेके ये भी कहा कि हम बुलाएंगे और मिले, उसके बाद आप उनसे मिले, अब सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल बिटवीन राव इंद्रजीत सिंह एंड राव नरबीर सिंह? जब ये बयानबाजी आई तो उसके दूसरे दिन हमारा हरियाणा भवन में मुख्यमंत्री जी के साथ भी, मेरे साथ भी, और उसके बाद तो हमारी कोर ग्रुप की बैठक भी हो चुकी है। राव इंद्रजीत जी उसमें भी आए थे और बिल्कुल बात होती है। अगर कोई नेता हमारा दूसरे नेता पर कोई टिप्पणी करता है तो पार्टी उस पर संज्ञान लेती है, हमेशा ही लेती है, चाहे कोई भी नेता है। हमारा कोई भी नेता बड़ा नहीं है, कार्यकर्ता बड़ा है। आपने दोनों को बुला के बातचीत की, क्योंकि गुड़गांव के लोग बेचारे बड़े परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं बीजेपी जैसी पार्टी इतना डिसिप्लिन जो है, अगर गुरुग्राम से ये आवाज उठ रही है कि भाई पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो चिंता आम लोगों को भी हो जाती है। तो जो आम लोगों की चिंता होती है वो पार्टी को भी चिंता होती है। और हमने दोनों नेताओं से बात भी की है। उसके बाद आपने देखा होगा दोनों एक मंच पर भी, आप सब पब्लिक ने देखा है। पब्लिक ऑल इज वेल, अब कोई ऐसी परिस्थिति नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। हम गुरुग्राम में हैं और लगातार गुरुग्राम के विषयों पर बात चल ही रही है। गुरुग्राम में आम लोग ये कहते हैं कि भाई बीजेपी को अगर अपनी कोई मीटिंग करनी है तो बड़ा सा एक दफ्तर है, आराम से बीजेपी बैठ के वहाँ पे मीटिंग कर सकती है। आम लोगों के लिए एक सिविल हॉस्पिटल नहीं है, अच्छा सा कोई बस अड्डा हो जहाँ पे जाकर लोग इधर से उधर जाने के लिए बस ले सकें, वो बस अड्डा नहीं है। तो गुरुग्राम जो प्रदेश में नंबर 1 जिला है, उसकी इतनी अनदेखी वाकई में हो रही है क्या बीजेपी सरकार में? प्रतिमा दत्ता जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है और मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से 2014 से पहले का हरियाणा और 2014 के बाद का हरियाणा। आप 2014 से पहले जो गुरुग्राम आपने देखा है, उस समय बस अड्डे की हालत क्या थी, उस समय रेलवे स्टेशन की हालत क्या थी, उस समय हॉस्पिटल की हालत क्या थी, कितना बदलाव हॉस्पिटल में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में और बस अड्डे में, रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर, आप कहीं भी जाइए हरियाणा प्रदेश में, आपने सड़कों पर जाइए, सड़कों की जो स्थिति 2014 से पहले थी, आप अगर उस फोटो को भी देखोगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये वही गुड़गांव है, वही गुरुग्राम है। गुरुग्राम में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, मेट्रो सिटी है और यहाँ जिस प्रकार से संख्या बढ़ी है, ट्रैफिक जाम इतना ज्यादा हो गया, जल भराव इतना ज्यादा हो गया, पोल्यूशन इतना ज्यादा हो गया। आज कितनी अच्छी सड़कें आप गुरुग्राम में देखने को आपको मिलेंगी, 24 घंटे बिजली मिलेगी, हर घर में नल से जल मिलेगा,
बहुत बदलाव गुरुग्राम में हुआ और अभी तो होना है, ये तो शुरुआत है। अब हॉस्पिटल कब तक मिल जाएगा, क्योंकि जब गुरुग्राम में किसी हॉस्पिटल की बात आती है तो बड़े से बड़े नेता भी जाते हैं सीधा मैदानता में, एक आम इंसान कहाँ पे जाएगा। मुकेश शर्मा जी गुरुग्राम से विधायक बैठे हैं, उनसे तमाम चीज़ों को लेके विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आपसे भी मैं चाहूंगी कि आप इस पर जवाब लोगों को आज दीजिए। अभी आपने हमारा बजट जो है पूरे हरियाणा ने भी देखा है और आप लोग मीडिया पे और चैनल पर चर्चा भी करते हैं। आज हर हॉस्पिटल को अपग्रेड करने का काम किया है। जो हमारा 200 बेड का हॉस्पिटल था उसको 300 बेड का करने का काम किया। बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। हमने बहुत सारी पीएचसी, सीएचसी और जो हमारे गांव में सब सेंटर हैं उन सब में बहुत अच्छी सुविधाएं देने का काम किया है। और शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर विशेष ध्यान हमारी सरकार का है और वो हम कर रहे हैं। और हरियाणा में बहुत बड़ा बदलाव, हमारी इस 11 वर्षों में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। सब अच्छे बदलाव ही हो रहे हैं। आपको लग रहा है गुरुग्राम को तमाम जो मेन समस्याएं हैं उसकी, चाहे ट्रैफिक की बात हो, क्योंकि ट्रैफिक तो बहुत बड़ी समस्या है। आप देखिए, आप राजीव चौक से ही अगर आपको एम्बियंस तक जाना हो तो बस 1 घंटा या 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा, आप मान के चलिए शाम के समय। पिछली दफे जब बारिश हुई थी तब मैं बारिश के समय भी गया था और मैं खुद बारिश के समय रोड पे भी गया था और हमने देखा था जिस प्रकार का जल भराव पहले होता था अब की बार नहीं हुआ है। उसका कारण था कि हमने हर जो हमारे निगम पार्षद हैं सबको वो सुविधाएं देने का काम किया, उनको पंप सेट देने का काम किया। उन्होंने कहीं पंप सेट, जेसीबी, उन्होंने सुपर सकड़, बहुत सारी चीजें हमने नहीं की हैं, उसका परिणाम देखने को मिला। अभी जो आपने जो ट्रैफिक जाम की बात कही है, ये जो पैचेज बने हैं, कई जगह पैचेज ऐसे बने हैं और हम उस पर विचार कर रहे हैं। जिस प्रकार से नई नई सड़कें बनी हैं और जिस प्रकार से UR2 जो नई सड़क का निर्माण हुआ है, बहुत सारी समस्या का समाधान उससे भी हुआ है। और जो पैचेज बने हैं उनके लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है, उनको भी हम दुरुस्त करने का काम करेंगे। लगातार लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि भाई आप चलो काम कर रहे हैं, एयर पोल्यूशन को लेके कुछ होगा, क्योंकि आपके मंत्री खुद कहते हैं कि गुरुग्राम में रहने से मेरी उम्र कम हो गई। तो गुरुग्राम में एयर पोल्यूशन का कोई इलाज है क्या? बिल्कुल इलाज है, हमारी सरकार काम भी कर रही है उस पर। आने वाले समय में आप देखेंगे ये जो पोल्यूशन की समस्या है पूरे NCR क्षेत्र की है और इस पर नए नए शोध चल रहे हैं। और जिस प्रकार से दिल्ली में भी बहुत सारे, हमारी सरकार आने के बाद बहुत सारे नए नए प्रयोग हम कर रहे हैं, गुरुग्राम में भी उसी प्रकार से करेंगे। और ये सारा एक टेक्निकल विषय है, क्योंकि आबादी बढ़ती है, ट्रैफिक बढ़ता है, हमारे उद्योग बढ़ते हैं, तो उन सबका अपना अपना रोल पोल्यूशन के उसमें रहता है, सबका हिस्सा उस पोल्यूशन को बढ़ाने में होता है। उन सब चीज़ों को हम दुरुस्त करने में, और एक टीम हमने बनाई है, वो टीम उस पर अध्ययन कर रही है, बहुत जल्दी इसका समाधान होगा। आपने बजट का जिक्र किया और कहा कि आपने हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश की आपकी सरकार ने, और तमाम वर्गों का ध्यान रखा गया, लेकिन कांग्रेस कह रही कुछ है ही नहीं बजट में। पहले बातें पूरी की नहीं, अब नए वादे कर दिए, जुमले कर दिए, बस जुमला सरकार है ये। हमने तो कोई वायदे की, बजट में कोई वायदा किया ही नहीं। हमने तो जो किया है, जो हमने अपना बजट प्रस्तुत किया है, हर काम के लिए बजट को रखा है। और हरियाणा पहला प्रांत है जिसने अपने बजट का जो हिस्सा 98% यूटिलाइज किया है। कांग्रेस के समय में भी, कांग्रेस की भी सरकारें हैं और भारतीय जनता पार्टी की भी सरकारें बहुत प्रांतों में है, लेकिन हरियाणा पहले नंबर का प्रांत बना जिसने 98% अपने बजट को यूटिलाइज किया है। और जो भी अभी इतना बड़ा बजट है, 2,23,658.17 करोड़ रुपए का बजट है, बड़ा बजट है। और इससे ज़्यादा बढ़ के काम करने वाले, जितना बजट हमने रखा है, आप देखेंगे इस वर्ष जो है इससे ज़्यादा पैसा जब भी आगे मौका आएगा देखने को मिलेगा। और हरियाणा सरकार ने अपने बजट बढ़ाया है तो इनकम भी बढ़ी है, और हमने ऐसी व्यवस्थाएं की है, हमने बहुत सारी नई चीज़ें की हैं। उसी का परिणाम है कि हरियाणा आज 3 गुना गति के साथ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है। और हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी जिस सूझबूझ के साथ काम कर रहे हैं, सबको साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास का जो हमारा मूल मंत्र है, आपने बजट में देखा होगा कितने लोगों से कितनी बैठकें करी हैं, हर वर्ग से चर्चा करके, और हर वर्ग का जो विचार आया है उसको हमने बजट में शामिल किया है। लेकिन आप लोग बैठकें कर रहे हैं, कांग्रेस वालों को ये भी पसंद नहीं है,
कह रहे सबसे मिल रहे हैं, ना कोई मुख्यमंत्री साहब एक्सपर्ट हैं, ना हम एक्सपर्ट हैं, हमें बुला रहे हैं, कह रहे सजेशन दो। कह रहे ये क्या चर्चा हुई, ये कोई बात है? अगर आप एक्सपर्ट हो तो आप बात करो, आप ऐसे ही बात करो, क्या फायदा? सरकार के पास बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं, सरकार का बहुत बड़ा तंत्र होता है, और अधिकारी होते हैं, वो तंत्र है। सभी अधिकारी बैठक में रहते हैं। मुख्यमंत्री जी जब कोई सुझाव लेते हैं तो अधिकारी भी होते हैं उसमें, सब अधिकारी होते हैं। तो कांग्रेस को ये सिस्टम समझ नहीं आता है कि आप लोग? कांग्रेस ने कभी किया नहीं है ना। कांग्रेस का तो एक ही सिद्धांत था, चोरी कैसे की जाए और अपने घर कैसे भरे जाए। कांग्रेस का तो एक ही सिद्धांत था। आप कह रहे हैं चोरी कैसे की जाए, अपने घर कैसे भरे जाएं, और पर्ची खर्ची पे नौकरी भी शायद इसमें शामिल करेंगे आप? वो तो आपने देखा है कि उन्होंने 86,000 नौकरियां अपने 10 वर्ष के शासनकाल में, हुड्डा साहब की जब सरकार रही, और 2014 तक उन्होंने 5 से 14 तक उनकी जो सरकार रही उसमें 86,000 नौकरियां देने का काम किया था, और 60 से 70,000 नौकरियां कोर्ट में चैलेंज हुआ। और सबको पता है किस प्रकार से नौकरी मिलती थी। गांव के आम लोग बोलते थे जमीन बेचनी पड़ेगी, अपना मकान गिरवी रखना पड़ेगा। और हुड्डा साहब ने तो ऐसा शिक्षा का स्तर गिराने का काम किया था, कोई बच्चा फेल ही नहीं होगा। ये एक नए प्रकार का हरियाणा बनाना चाहते थे कि कोई भी बच्चा फेल ही नहीं होगा, सब पास होंगे। तो किसी भी मतलब उनके तो सोच क्या थी, उनके काम से झलकता था। और आज हरियाणा में मेरिट के आधार पर नौकरी है, बगैर पर्ची खर्ची के नौकरी है। और जिस प्रकार का आज हरियाणा जो है 3 गुना गति के साथ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है, और नायब सिंह सैनी जी दिन रात जनता की सेवा में लगे। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्सा है, मैं चाहती हूँ सबके साथ शेयर करूँ, क्योंकि चुनावों के टाइम में पूरे हरियाणा में गई और तमाम लोगों से बातचीत करने का मौका मिला। तो एक युवक मुझे मिला, मैंने उससे पूछा कि भाई क्या लग रहा है, क्या माहौल है? कह रहा है जी कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। मैंने कहा क्यों? कह रहा कांग्रेस की सरकार आ गई तो पैसे दे के हम नौकरी लग जाएंगे। तो मैंने कहा बीजेपी तो मेरिट पे दे रही है, तो क्या दिक्कत है? कह रहा मेरिट हमारी आती नहीं, पैसे हैं तो नौकरी दे देंगे, और पैसे दे के नौकरी मिल जाएगी, तो बस हम तो इसी में खुश हैं। वरना बीजेपी आ गई तो हमें फॉरेन जाना पड़ेगा, विदेश जाएंगे, वहीं पे कुछ हो पाएगा, क्योंकि मेरिट तो आएगी नहीं हमारी। वो तो हरियाणा की जनता को पता है कि हुड्डा साहब ने क्या किया था और किसके लिए किया था, वो सब जनता को पता है। और वो जो कांग्रेस के लोग बोलते हैं हमने अच्छे काम किए हैं, हम भी बोलते हैं अच्छे काम किए हैं, लेकिन वो किसके लिए किए हैं और कहाँ किए हैं वो भी हरियाणा की जनता जानती है। लेकिन ऐसा होता है कांग्रेस का संगठन बनने में ही नहीं आ रहा था। बहरहाल 11 साल बाद उन्होंने शुरू तो किया, प्रदेश अध्यक्ष दिए, और फिर लगातार संगठन पे काम कर रहे हैं। क्योंकि राजनीतिक लोग तो आपस में सब प्रेम प्यार से ही रहते हैं, भले ही पार्टी अलग अलग हो, लेकिन अदरवाइज तो प्यार ठीक रहता है ना एक दूसरे से आप लोगों का। कांग्रेस पार्टी जो है वो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, वो अपनी घर की सरकार है, उनकी घर की पार्टी है, परिवारों की पार्टी है, लोगों की पार्टी नहीं है। वो तो अपने पारिवारिक पार्टी है। हाँ, लेकिन फिर भी कांग्रेस के नेताओं से बातचीत तो होती होगी आपकी ऑफ द रिकॉर्ड? कभी कोई हमारा मित्र, हमारा कोई आदरणीय अच्छा करता है हम तो हम जाके सीख ले लेते हैं। कांग्रेस के लोगों से रूटीन में मिलते हैं, हुड्डा साहब से भी मिलते हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष से भी तो मिलते वो हैं। कांग्रेस वाले कभी आपको कहते हैं कि बड़ौली साहब क्या जादू है आपके संगठन में, थोड़ा हमें भी बताइए, हम भी करें और ग्राउंड पे, ताकि हमें भी फायदा मिले देखने को? कांग्रेस के लोग तो बहुत अपने अंदर की बात भी हमारे से करते हैं। अच्छा। वो बताते भी हैं। हाँ। है ना, वो तो उनको सारी चीजें होती है, सारी चीजें वो खुद बोलते भी हैं, और तो वो तंग भी हैं, वो दुखी भी हैं, लेकिन वो बोल नहीं सकते। अच्छा, दुखी वाले भी नहीं बोल सकते? बहुत सारे कांग्रेस में तो सारे दुखी हैं कांग्रेस से। अब उनको पता है भाई किस प्रकार का तुम्हारा नेतृत्व है, किस प्रकार से उनकी सोच है। वो तो खुद ही बोलते हैं कि हमारे नेता आएंगे अपने आप बीजेपी की वोट मांग के चले जाए। आपको क्या लगता है वाकई में कौन से वाली कांग्रेस है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा वाली, कुमारी शैलजा वाली, रणदीप सुरजेवाला वाली, कैप्टन अजय यादव वाली, ये कौन सी वाली एक्चुअल की कांग्रेस है जो वाकई में कांग्रेस का कुछ कर सकती है भला? ये तो कांग्रेस वाले ही बता सकते हैं एक्चुअल कौन सी। हम तो ज्यादा एक्सपर्ट है ना, हम तो सब में कांग्रेस देखते हैं, हम तो सब में कांग्रेस देखते हैं, लेकिन वो परिवारों में बटी हुई कांग्रेस देखते हैं। तो आप लोगों में ऐसा क्यों नहीं देखा जाता है? वो कहते हैं बीजेपी तो सबके बारे में सोचते हैं, लेकिन कांग्रेस वाले बापू बेटा बेटी चाचा चाची बस आपस में परिवार ही है। वो तो है ही, पार्टी ऐसी है, चाचा भतीजे की पार्टी है, कहीं बाप बेटे की पार्टी है, कहीं माँ बेटे की पार्टी है, वो तो कांग्रेस तो ऐसी है। तो सैनी साहब की मुस्कुराहट से प्रॉब्लम है, मैंने कहा, वो कहते हैं हंसते ही रहते हैं सैनी साहब। हंसने के लिए प्रतिमा दत्ता जी एनर्जी चाहिए, बगैर एनर्जी के कोई हंस नहीं सकता।
कांग्रेस के पास तो एनर्जी है नहीं, वो रोते रहते हैं अपना, बीजेपी वाले हंसते रहते हैं। तो हमारे मुख्यमंत्री में बड़ी एनर्जी है वो, और लोगों की सेवा करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं तो हंसते तो हैं। ये सैनी साहब की एनर्जी आप लोगों को भी ट्रांसफर होती है उनको देख के, जब मुस्कुराता हुआ देखते हैं? ये जो एनर्जी है, ये हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख जो जनता की खुशी देखते हैं, 2 करोड़ 80 लाख लोगों के चेहरे पर जब खुशी देखते हैं तो मुख्यमंत्री जी भी हंसते हैं। आज हरियाणा की जनता खुश है, तीसरी बार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज देश में भी और प्रदेश में भी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के बारे में जो सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, उसी का विश्वास है। मोदी जी की हर बात का विश्वास देश की जनता को है, 140 करोड़ लोगों को है। अगर उसमें से कुछ लोगों को नहीं है तो जो कांग्रेस की राजनीति करते हैं, बस वही है। तो सैनी साहब तो पगड़ी भी बांध रहे हैं, उसमें भी दिक्कत है। हुड्डा साहब कह रहे हैं कि भाई हरियाणा का तो सीएम है ही नहीं, हरियाणा का सीएम तो लग रहा है डेपुटेशन पे चला गया। ये देश सबके लिए है, और पगड़ी बांधना, हमारे हरियाणा में तो हमारे बुजुर्ग सभी पगड़ी बांधते थे, और अब नायब जी को पगड़ी पसंद है। पंजाब में जब वो जाते हैं तो पंजाब में जाते हैं तो वहाँ पगड़ी बांध के जाते हैं। अब हरियाणा का बजट प्रस्तुत किया तो पगड़ी बांध के किया। अब उसके ऊपर भी वो दुखी हैं, वो हरियाणा के बजट से खुश नहीं है, वो पगड़ी से दुखी हो रहे हैं। तो कांग्रेस के लोगों की तो सोच अलग है, वो किस प्रकार का क्या सोचते हैं वो तो उनको पता है या भगवान को पता। तो हरियाणा के सीएम एक तरफ आप लोग कहते हैं कि दिन रात काम कर रहे हैं, रात को 12-1 बजे भी कोई उनसे मिलने आता है तो वो मिलते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग कहते हैं कि भाई हरियाणा के सीएम तो पंजाब के लिए काम कर रहे हैं। पंजाब भी तो अपना ही है, पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल है, एक ही तो था। एक परिवार, 3 नाम रख लिए हैं, लेकिन है तो अपना ही। ये देश सारा अपने लिए है। हरियाणा के मुख्यमंत्री तो राजस्थान में भी जाते हैं, मध्य प्रदेश में भी जाते हैं, अभी महाराष्ट्र चुनाव हुए तब भी गए, बिहार के चुनाव में भी गए थे। लेकिन टेंशन तो हो रही है ना, हरियाणा में तो आपने बनी बनाई सरकार छीन ली उनसे। अब उन्हें लग रहा है शायद कांग्रेस वालों को कि आने वाले पंजाब के चुनाव में हमारा कुछ स्कोप हो, लेकिन सैनी साहब तो वहां पे पहले ही डेरा जमाए बैठे हैं, कह रहे हैं यहाँ कांग्रेस को तो नहीं आने देंगे, बीजेपी कुछ कमाल करेगी। तो पंजाब चुनाव को लेकर क्या लगता है आपको? पंजाब की जनता मन बना चुकी है, और आप देखना ये जो 27 का चुनाव आएगा, पंजाब की जनता बदलाव चाहती है। उनको भरोसा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, जिस प्रकार से वो काम करते हैं, सबको जो सम्मान देने का काम करते हैं। अगर गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस हरियाणा में मनाते हैं वो तब भी विरोध करते हैं, अगर 550 साल मनाते तब भी विरोध करते हैं, गुरु तेग बहादुर जी का अगर 400 साल मनाते तब भी विरोध करते हैं। अब वो हर बात का विरोध करते हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जब महापुरुषों की जयंतियां मनाते हैं तब भी वो, आपने देखा होगा अभी रघुवीर कात्यायन जी 2 दिन पहले ही हाउस में बोल रहे थे, तारीफ कर रहे थे सीएम साहब की, तारीफ वो दुखी हो रहे थे कि आप तो जयंतियां मना रहे हो। तो जयंती मनाने में भी वो तंग, अगर महापुरुषों को हम याद नहीं करेंगे, महापुरुषों की कही हुई बातों पर नहीं चलेंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। लेकिन उनकी एनर्जी सीएम साहब की, उसकी तो तारीफ कर रहे थे ना कि भाई दाद देनी पड़ेगी, आप इतना लंबा भाषण दे रहे हैं, और जो बिना थकावट के आराम से खड़े होकर इतना बड़ा बजट भी आपने पेश किया, तो ये काबिल तारीफ है। अब मुख्यमंत्री जी जब महापुरुषों की जयंतियां मनाएंगे, बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, महिलाओं का सम्मान करेंगे, किसान का सम्मान करेंगे, तो एनर्जी तो अपने आप आएगी। उस एनर्जी से वो दुखी हो जाते हैं। तो क्या लग रहा है पंजाब में चुनाव, क्योंकि आम आदमी पार्टी की मौजूदा सरकार है, अभी हाल ही में शराब घोटाले में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल बरी हुए, मनीष सिसोदिया, तमाम दूसरे आरोपी, आपको लग रहा है कि पंजाब चुनाव में उसका फायदा आम आदमी पार्टी की सरकार को मिलेगा? फायदा और नुकसान वो तो जनता ने फैसला करना है, और केजरीवाल के बारे में सबको पता है कितना इस दुनिया का सबसे झूठ बोलने वाला केजरीवाल है, सबको पता है। सबसे भ्रष्ट दिल्ली का मुख्यमंत्री रहा है, दिल्ली की जनता को पता है। और पंजाब की जनता जब अब की बार जब चुनाव, क्योंकि हमारे कहावत है कि काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। वो काट की हांडी थी, आम आदमी पार्टी की सरकार एक बार दिल्ली में बन गई, पंजाब में बन गई, अब आगे चढ़ने वाली नहीं। गुरुग्राम में लगातार आपका आना होता है, अपने संगठन के तमाम कार्यों को लेकर, कभी मीटिंग्स होती हैं तो कभी कुछ होता है। क्या लगता है कि किसी चीज़ की कमी है, या फिर जिस एक प्रॉब्लम ऐसी है जिस पर सरकार बेहतर तरीके से काम कर रही है और उसको जल्दी उसका समाधान करेगी? नहीं, गुरुग्राम में हमारे विधायक जी बैठे हैं, मुकेश जी, और जो दूसरे विधायक हैं वो सरकार में मंत्री हैं, वो रोज़ यहीं रहते हैं,
जो भी यहाँ की समस्या होगी लोग जो बताते हैं वो उसको दूर करेंगे हम, और उस पर सरकार लेकिन काम बतौर करेगी। प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि पार्टी के भी तमाम लोग आपके पास आते होंगे और अपनी परेशानियों को लेकर बताते होंगे कि अध्यक्ष साहब ये प्रॉब्लम आ रही है, आप देखिए, तो आपको कुछ इस तरीके की चीजें मिलती हैं लोगों के माध्यम से जानकारी? विकास से जुड़ी हुई जो भी बातें हमारे पास आती है हम उस पर अमल भी करते हैं और सरकार उस पर काम भी करती है, उसके लिए बजट भी तय करते हैं। और अभी बहुत सारी नई चीज़ें हुई हैं। गुरुग्राम के लिए बहुत बड़ा बजट, नगर निगम भी बहुत बड़ा बजट बनाया है और बहुत काम गुरुग्राम में होंगे। मुझे लगता है कि गुरुग्राम में आने वाले समय में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अपनी सरकार के कामकाज से खुश हैं? कितने नंबर दे रहे हैं अपनी सरकार को? अपनी सरकार के तो 100 के 100 नंबर हैं। अपनी सरकार तो कम काम करती ही नहीं है। मुकेश शर्मा जी जोर से ताली बजा रहे हैं, सबसे पहले कह रहे हैं ये बहुत बढ़िया बात करी, पूरे नंबर दे दिए, मतलब कोई कमी नहीं लग रही आपको? बिल्कुल कोई कमी नहीं है और अच्छे से काम कर रही है और 3 गुना गति के साथ विकास के काम आगे बढ़ रहे हैं। और आज प्रदेश की जनता जो है पूरी तरह से संतुष्ट है। और आपने देखा है, देखो अभी रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ था, किस प्रकार से अपने देश के जो लोग वहाँ फंसे थे उन सबको निकाल के लेके आए थे। अभी आपने देखा था, अभी अमेरिका के साथ एक समझौता हुआ था, कांग्रेस पार्टी वाले किस प्रकार से चिल्ला रहे थे, तो अभी भी कह रहे हैं सरेंडर कर दिया। और अभी भी देखो, जब देश में कहीं भी, विदेश में भी अगर युद्ध होता है उसका असर आता है, हर देश पर आता है। हर देश का एक दूसरे देश के साथ जुड़ाव होता है, बहुत सारी चीज़ों पर उसका असर आता है। लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 8-10 देशों के साथ बातचीत की है। जो समस्या हमें दिखाई दे रही है उसका समाधान करने की तरफ हम अग्रसर हैं। और मुझे लगता है कि भारत में असर तो थोड़ा बहुत आएगा, क्योंकि लड़ाई होती है तो नुकसान तो होता ही है। थोड़ा बहुत असर आएगा लेकिन बहुत ज़्यादा असर नहीं आएगा, क्योंकि हमने देखा कोरोना काल का समय देखा है। जब कोरोना आया तो देश के सभी टीवी चैनल पे एक ही बात दिखाई जाती थी कि भारत में बहुत बड़ी तबाही होने वाली है। ऐसा लोगों में डर बैठाने का पूरी खबरें सभी चैनलों पे देखते थे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सूझबूझ से, उस समय तो हमारे पास कोई साधन भी उपलब्ध नहीं थे, मास्क तक बनाने की सोच भी नहीं रखी थी, लेकिन देश की जनता ने, हमारे डॉक्टरों ने, हमारे साइंटिस्टों ने जिस प्रकार से काम किया और भारत दुनिया को वैक्सीन देने वाला देश बना, पूरे विश्व के अंदर ये दिखा दिया कि भारत एक बहुत ताकतवर देश है, अच्छी सोच रखने वाला देश है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या बोलते हैं आज दुनिया सुनना चाहती है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास सभी समस्याओं का समाधान वो निकाल लेते हैं। ऐसी परमात्मा ने उनको ताकत दी है और वो मेहनत से, ईमानदारी से काम करते हैं। बिल्कुल, मेहनत से तो आपकी पूरी पार्टी ही काम कर रही है, शायद प्रेरणा और सीख वहीं से मिल रही है। लेकिन हरियाणा जो अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के लिए जाना जाता है, और उस हरियाणा में एक गाना आता है टटीरी, आप वाकिफ हैं भली भांति? नहीं, मैं वाकिफ हूँ, मैंने वो गाना सुना भी है और वो मैंने देखा भी है। उस गाने की तह तक भी गए। वो क्या, हमारा हरियाणवी सिंगर था फौजी, फौजी की बेटी ने, उसने वो उस गाने की उसमें तोड़ मरोड़ करके, और जिस प्रकार से उसने बहुत अभद्र शब्दों का उसमें प्रयोग किया गया। और ये हमारे हरियाणा की जो संस्कृति है, वो एक विवाह समारोह का वो गाना था और उसको किस प्रकार से उसने उसको दिया है। और मैं बधाई देता हूँ मुख्यमंत्री जी को भी कि उन्होंने तुरंत कार्रवाई करने के आदेश हुए हैं। FIR दर्ज हुई है, जींद में भी हुई है, पंचकुला में भी हुई है और बहुत जल्दी उसको पकड़ा भी जाएगा। कानून उसको सजा देने का काम करेगा। कानून कोई गलत काम करके हरियाणा में बच नहीं सकता। लेकिन बड़ौली साहब, हम देख रहे हैं ये सिंगर्स किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं हरियाणा को, क्योंकि आप देखिए पहले गन कल्चर को लेके इतने गाने और उस पर इतना बवाल होता है। तमाम ऐसे जिन सिंगर्स के गाने बैन होते हैं वो कहते हैं भाई सरकार ने ऐसा कर दिया हमारे साथ। अब कुछ नेता कहते हैं भाई सिंगरों का काम है गाना गाना, अब वो गाना भी ना गाएं क्या? जिसको नहीं सुनना है गाना गाओ ना, कोई प्रेरणा देने वाला गाओ ना। जो हमारे देश के जो संस्कार है, जो हमारे देश की संस्कृति है, उस पर अच्छा गाओ ना। ऐसा क्यों गाते हो? महिलाओं का कितना अपमान, महिलाओं के बारे में जिस प्रकार की सोच उस गाने में आई है, बड़ी चिंता का विषय है। चिंता का विषय ये भी है, छोटी छोटी बच्चियां हरियाणवी उस गाने में हरियाणा रोडवेज की जिस प्रकार की एक्टिंग उसमें की गई, बच्चियों की स्कूल ड्रेस पहनी हुई है बच्चियों बहुत सारी आपत्तियां उस गाने में है, बहुत सारा उसको एक अपराध उसने किया है।
और अपराध, कई प्रकार का अपराध किया उसने, बहुत सारे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है, और अपराध किया है तो अपराध की सजा उसको मिलेगी। आप लोग मेक श्योर करेंगे कि आगे इस तरीके से कोई चीज़ ना हो, या कोई ऐसी गाइडलाइन बनाने पे अब विचार होगा कि भाई अगर ऐसा कंटेंट है तो वो नहीं जा सकता, क्योंकि कोई सेंसरशिप तो है नहीं, कोई सेंसर बोर्ड तो है नहीं जो जाके अप्रूव करे और उसके बाद यूट्यूब पे कोई चीज़ डले। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे कोई कुछ भी डाल देता है और फिर वो तमाम लोगों तक पहुंच जाता है बहुत अभी आसानी हमने देखा वो जो गायक कलाकार है वो दिल्ली का है और उसकी माँ पंजाब में टीचर रही है। इस प्रकार से गूगल पे उसने वो सारा हमने पढ़ा है कहाँ का कौन कलाकार है, और वो इस प्रकार का एक उसने जिस प्रकार से ये हरकत की है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और सरकार कार्रवाई कर रही है। तो सैनी साहब को भी फुल नंबर देंगे या फिर? फुल से भी आगे देने पड़ेंगे उनको तो मेहनत के नंबर एक्स्ट्रा जोड़ने पड़ेंगे, अच्छा, मेहनत के एक्स्ट्रा, मेहनत के नंबर एक्स्ट्रा जोड़ने पड़ेंगे। तो आप मतलब आप भी कभी देखते हैं कि भाई रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक सैनी साहब लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि आप भी उनके साथ बहुत ज़्यादा मंच शेयर करते हैं, मैं देख रही थी बहुत सारे कार्यक्रमों में आप उनके साथ रहते हैं, तो पूरा दिन कई जितना कई सैनी बार साहब- कई बार हम 12 बजे के बाद मैं खुद मिला हूँ लोगों से, उनके साथ मिला हूँ, कई बार मिले, 2-2 बजे भी मिले हैं, और ऐसी कोई बात तो कभी नहीं है। ऐसा होता है कि बड़ौली साहब कह रहे हैं बस आज तो थक गया सीएम साहब, लेकिन सीएम साहब कहते हैं नहीं नहीं अभी- थकान तो उनको होती ही नहीं है, सेवा करने वाले को कभी थकान नहीं होती। अच्छा, कोई भी देश में कोई भी लोग हो, आप डॉक्टर को देखते होंगे जब वो लोगों की सेवा करते हैं, इलाज करते हैं, तो 24-24 घंटे सेवा करने का काम, ये सेवा में इतनी ताकत है, वो थकान नहीं आने देती। तो लोगों को सामने देख के एक जोश, एनर्जी आप लोगों में भी आ जाते हैं कि भाई अब तो काम करके ही सोने जाएंगे। हमारा हमारा जो मेन उद्देश्य है, जो हमारी सोच है वो वही है, और हम जनता की सेवा करके संतुष्टि हमें मिलती है, और वही हमारी ताकत है, वही हमारी एनर्जी है, और उसी से हमें खुशी मिलती है। बतौर संगठन क्या कोई ऐसा सपना है जो आप हरियाणा के लिए देखते हैं और अपनी सरकार से उम्मीद करते हैं कि उसको जल्दी पूरा करे, या कोई ऐसा टारगेट जो आप संगठन के तौर पे लेके चल रहे हैं सरकार के लिए? नहीं, हमारा हमारा बिल्कुल है, मुख्यमंत्री जी से हम चर्चा भी करते हैं। हमने जनता से 217 संकल्प पत्र में वायदे किए थे, और आज हरियाणा सरकार को मैं बधाई देता हूं कि 65 वायदे अक्सर से पूरा करने का काम किया है, और 90 वायदे बहुत जल्दी पूरे होने वाले हैं। और मुझे लगता है कि सरकार जो बात हम वोट मांगने के जब गए और जो संकल्प पत्र हमने प्रस्तुत किया था, सरकार उसको पूरा करे, और यही संगठन की भी यही जिम्मेवारी है, क्योंकि जब अगले चुनाव में जाएं तो उससे पहले वो सारे वायदे हम पूरे करके उससे एक्स्ट्रा काम करके जाएंगे, इस प्रकार का भाव हमारा रहेगा। बुढ़ापा पेंशन पे आप लोग बैकफुट पर आ गए क्या विपक्ष के प्रेशर और विपक्ष के प्रदर्शनों से? नहीं, बुढ़ापा पेंशन हमने 3200 रुपये देने वाला हरियाणा पहला प्रांत है। पूरे देश के अंदर कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जो 3200 रुपये। हमने जो अपना संकल्प पत्र में कही थी बहनों के लिए, जो हमने लाडो लक्ष्मी योजना लेके आए हैं, और हमने 2100 रुपये देने का काम किया। पहले फेज में हमने कहा था हम 3 चरणों में इसको लागू करेंगे। 1 लाख तक की बहनों को हमने देने का काम किया, अब 1,80,000 तक की बहनों को देने का काम करेंगे, बजट में। और तीसरे चरण में हम जो 3 लाख तक की जो इनकम के जो परिवार हैं उन सब बहनों को देने का काम करेंगे। अपनी बात को हम पूरा करेंगे। बुढ़ापा पेंशन पे क्योंकि 70,000 से ऊपर लोगों की पेंशन रोक दी गई थी, अभय चौटाला कह रहे हैं कि भाई मैंने इतनी बढ़िया ढंग से आवाज उठाई, इतने सख्त तरीके से आवाज उठाई कि बीजेपी को सबकी पेंशन बहाल करनी पड़ी, किसी की रोकी नहीं फिर उसके बाद। नहीं, चेकिंग सिस्टम होना चाहिए, हर काम का होना चाहिए, और ये सरकार की जिम्मेवारी है कहीं भी कोई भ्रष्टाचार ना हो। गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचे, गरीब का हक किसी और ना खा जाए, ये सरकार की जिम्मेवारी है, और हरियाणा सरकार ने उसको बखूबी निभाने का काम किया है। वो चेकिंग सिस्टम है, चेकिंग के समय रोक लगी थी। लेकिन आपकी सरकार के लिए बहुत दुष्प्रचार तो किया ही ना, ये तो कहा कि भाई ये तो बुजुर्गों की हितैषी नहीं है, बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग विरोधी सरकार है। वो दुष्प्रचार करते रहेंगे, लेकिन हरियाणा की जनता उनके दुष्प्रचार में आने वाली नहीं है। हरियाणा की जनता का भरोसा, हरियाणा की जनता का विश्वास माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर पूरा भरोसा है, और उनको पता है, और उनके दुष्प्रचार से कुछ होने वाला नहीं है। वो अच्छी जो सरकार की अच्छाई है, जो सरकार अच्छे काम करती है, उसकी बढ़ाई भी उनको करनी चाहिए। मतलब आप सिस्टम सुधारने के लिए ये चीजें कर रहे थे? बिल्कुल। क्योंकि बहुत ही फर्जी ऐसे भी लोग थे जो पेंशन ले रहे थे, जिनकी पेंशन पहले काट दी गई, फिर उसके बाद कुछ वेरिफिकेशन के लिए आपने कुछ और पेंशन्स को होल्ड पे। वेरिफिकेशन हम करते हैं, बहुत सारी हमने स्कीमें चलाई हैं। हमने मुद्रा लोन की स्कीम चलाई,
जो बहुत सारे छोटे दुकानदार हैं जो गरीबी रेखा में आते थे, जब वो अपना काम करते हैं, बिजनेस करते हैं और वो गरीबी रेखा से ऊपर उठते हैं तो उनको पेंशन कटती है, गरीबी रेखा से बाहर होते हैं। आज देश में 25 करोड़ परिवार गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं। हरियाणा में भी बहुत सारे परिवार ऐसे ही गरीबी रेखा, हमने जिन युवाओं को रोजगार दिया है जो गरीब परिवार के थे, वो गरीबी रेखा से, जब उनको तनख्वाह मिलेगी, उनके घर में इनकम होगी, तो वो गरीबी रेखा से ऊपर उठेंगे, तो उनकी पेंशनें रुकेंगी। वो उसी का प्रचार करते हैं, उसकी चेकिंग सिस्टम हमारी सरकार की तो जिम्मेवारी। लगातार ये भी सवाल उठे सोशल मीडिया पे कि भाई एमपी एमएलए की पेंशन को लेके बात क्यों नहीं होती है, उनकी पेंशन रोक देना सरकार, वो या फिर स्वेच्छा से छोड़ क्यों नहीं देते हैं? अगर उनकी पॉलिसी में ऐसा लिखा होगा, जब कोई सर्विस मिलती है तो सर्विस रूल बनता है, जब कोई चीज दी जाती है तो सबके लिए रूल बनता है, अगर उसमें रूल में होगा तो रोक देनी चाहिए। नहीं, क्या नया रूल भी इसको लेके बनाना चाहिए कि भाई आप 2 बार एमपी हैं, 4 बार विधायक है, तो पेंशन आपको सबकी क्यों मिले? आप या तो सारी की सारी छोड़ दीजिए या एक ले लीजिए, ऐसा किसी नेता को पहल करनी चाहिए कि नहीं? तो ये जब कोई शुरुआत करेगा तो शुरुआत हो जाएगी। बड़ौली जब साहब सोचेंगे इस बारे में शुरुआत करने के लिए? नहीं, वो जब भी कोई सोचेगा, जब भी कोई बहस आएगी तो हम उसके समर्थन में रहेंगे। आप शुरुआत करेंगे क्या, मैं ये पूछ रही नहीं, हम शुरुआत करेंगे, हम उसके समर्थन में रहेंगे। जो जनता, लोकतंत्र जो है उसी को कहते हैं, जो लोगों की भावना के साथ सरकार चले, और लोगों की जब ये भावनाएं बनेगी तो वो भी काम होगा, ऐसी कोई बात नहीं। चलिए, समय आएगा, सारी चीजें होंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना समय देने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों को। जय श्री राम। जय श्री राम। तो ये पूरी चर्चा आपने सुनी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली साहब हमारे साथ मंच पर मौजूद थे और अपनी सरकार को पूरे नंबर दे रहे हैं, लेकिन नायब सिंह सैनी साहब जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनको कह रहे हैं 100 में से भी ज़्यादा नंबर देने पड़ेंगे, क्योंकि इतना काम करते हैं वो, प्रदेश के लोगों के लिए लगातार सोचते हैं। और ये बीजेपी की जो सरकार है ये आम लोगों के लिए ही है। विपक्ष चाहे जितनी भी कोशिश कर ले ये लोगों को बताने की, झूठ में फंसाने की कि ये सरकार लोगों के विरोध में है, ये सरकार लोगों के भलाई के लिए काम नहीं कर रही है, लेकिन ये बीजेपी की सरकार है जो निरंतर प्रयासरत है, अपनी पार्टी को मजबूत बनाने पे काम तो कर ही रही है, लेकिन इसी के साथ साथ हरियाणा के विकास, हरियाणा की प्रगति, हरियाणा की उन्नति के लिए भी प्रतिबद्ध है और वो सपना साकार करके ही रहेगी।